नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं हम अलग अलग विषय, जिससे आपको जानकारी मिल सके और इस विषय का हर पहलू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमारा आज का विषय है मिठास और मुनाफा साथ साथ। आप भी सोच रहे होंगे किस तरीके से मिठास और मुनाफा एक साथ आ सकते हैं। आज हम क्योंकि कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन की, किस तरीके से ये हमारे किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो रहा है, ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से एक लाभकारी सौदा जो है मधुमक्खी पालन वो बन चुका है, क्योंकि इससे फिर चाहे हम शहद उत्पादन की बात करें, मोम की अगर बात करें, काफ़ी फ़ायदा हमारे किसानों को होता है। इसी पर आज कुछ चर्चा करेंगे और इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BL सारस्वत जी, अधिशासी निदेशक हैं नेशनल बी बोर्ड में। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी जो सरकार की नीतियां हैं किस तरीके से लाभकारी साबित हो सकती हैं हमारे किसानों के लिए, बेहद ज़रूरी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RK ठाकुर जी, परियोजना समन्वयक हैं मौन पालन एवं कीट परागण सहायकर्ता परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से नवीनतम शोध किए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं उनको और बेहतर जानकारी मिल सके और विपरीत परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ सकें मधुमक्खी पालन की ओर। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर गुरबख्श मनचंदा जी हैं, जो कि करनाल हरियाणा से हमारे साथ आज पहुंचे हैं। एक सफल मधुमक्खी पालक, उसके साथ साथ शहद उत्पादक में काफ़ी आगे ये बढ़ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे एक किसान के तौर पर कितना फ़ायदा शहद उत्पादन से हो सकता है जब उसको बाज़ार में भेजा जाता है, तो वहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी और उनसे कैसे हमारे जो किसान हैं निजात पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार सैनी जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि एक सफल मधुमक्खी पालक हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम किसान जो है हमारा आमतौर पर किस तरीके से शुरुआत करता है, किस तरीके से उसका रुझान होगा और किस तरीके से वो आगे जाकर इनके जैसे एक सफल मधुमक्खी पालक बन सकता है और मुनाफा भी कमा सकता है। इन तमाम बातों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ से। और सबसे पहले यहाँ डॉक्टर RK ठाकुर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर बात कही जाती है मधुमक्खी पालन की, जैसा हम कह भी रहे हैं, जो हमारा आज का विषय है मुनाफा और मिठास साथ साथ, आपको कैसे लगता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो भी कुछ ऐसी ही सोच रख रही है, क्योंकि 2022 तक के जो हमारे किसान हैं उनकी आय को दोगुना करने के लिए इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे?
या मुकुल जी, जैसा आपने कहा कि किसानों की इनकम को जो है वो 2022 तक जो है उसको डबल करना है, तो उसके लिए हमें विभिन्न पहलुओं की ज़रूरत है। और फसल की पैदावार के बढ़ाने के साथ साथ अगर हम मधुमक्खी को जो है उसमें मौन पालन करते हैं अपनी फसलों में, तो फसलों की जो बढ़ोतरी है वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है। जी। जैसे अगर हम ऑयल सीड क्रॉप की बात करें, तिलहनी फसलों की बात करें या दलहनी फसलों की बात करें, तो लगभग 25 से 30% तक फसल में बढ़ोतरी इसमें जो है वो स्वाभाविक है। और उसके साथ साथ आपको जब फसल की पैदावार बढ़ेगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हों या दूसरी फील्ड क्रॉप्स हों या फॉरेस्ट क्रॉप्स हों, जी। उसके साथ साथ आपको शहद भी मिलेगा। यानी दोहरा फायदा यहाँ हमें हो सकता है। ये विन विन सिचुएशन है। और इसमें जो है हम जितना मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देंगे, सिर्फ मधुमक्खी पालन को ही नहीं, इवन जो हमारे दूसरे परागण सहायक जो कीट है जी। जिनका उपयोग जो है वो पॉली हाउसेस में या दूसरी क्रॉप्स में होता है, जी। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है कि इसको हम कितना एक्सपेंशन दे सकते हैं। लेकिन हम जो है आज के जो परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो हमारी जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी इसमें जो है वो अग्रसर होके इसमें कार्य कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऑलरेडी कई सभाओं में ये कहा है कि अगर बढ़ोतरी इनकम का करना है तो मधुमक्खी पालन एक अभिन्न अंग रहेगा। जी बिल्कुल। सो जिससे जो है वो मिठास की क्रांति, शहद की क्रांति आएगी। जैसे पहले जो है दूध की क्रांति आई, वैसे हम जो है लिक्विड गोल्ड का क्रांति जो है वो लाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक और नई क्रांति जो इस क्षेत्र में आए, जिससे ना सिर्फ और अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की, ये क्षेत्र और इसका विस्तार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है इससे जुड़ सके। और वही जो कुछ किसान हैं हमारे साथ आज कार्यक्रम में भी मौजूद हैं। गुरबख्श जी, आपके पास में आना चाहूँगा। अगर बात कही जाती है, जैसा कि भी यहाँ डॉक्टर ठाकुर ने हमें बताया कि कोशिश यही है कि किसी तरह जो भी विस्तार है इसका वो किया जा सके, सरकार की भी नीतियाँ हैं इसी तरह की, उनको जो हमारे किसान हैं उनको मदद मिल सके। लेकिन आप किस नज़रिए से देखते हैं कि किसान के तौर पर, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, जब शुरुआत आपने की किस सोच के साथ की और कितना फ़ायदा अभी तक आपको इससे हो पाया है? मेरी शुरुआत एक बहुत छोटे लेवल से मैंने करी थी जी। पर मेरी सोच और मेरे निशाने कुछ अलग थे। जी। बी कीपिंग से मैंने स्टार्ट किया, पर पहले दिन से ही मेरे मन में अपना प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का मन में एक निश्चय था। जी। धीरे धीरे मैं उसी की तरफ आगे बढ़ा और जल्दी ही 2-3 साल में मैंने एक बहुत छोटा प्रोसेसिंग प्लांट अपना सेटअप किया, जी, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। यानी काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंच रहा है इससे? हाँ, इसमें बहुत फायदा पहुंच रहा है। जी। मेरे साथ साथ बी कीपर्स भी जो है ना, जी, जो हमारे साथ एसोसिएट्स हैं, उनको भी बहुत फायदा पहुंच रहा है। चलिए, आपसे आगे भी हम जानेंगे और किस तरीके से फ़ायदा जो है बाकी किसानों को पहुंच रहा है, ये बेहद ज़रूरी। ना सिर्फ हमारे जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक जो हैं, लगातार उनकी कोशिश ये रहती है कि सिर्फ एक जो जानकारी है वो सीमित ना रहे, आगे भी वो जानकारी जाए। और यही जानकारी डॉक्टर सारस्वत आपसे भी हम लेना चाहेंगे। अगर यहाँ बात की जाती है सरकार के प्रयासों की, तो फिलहाल अभी तक कितने प्रयास हुए हैं? क्योंकि शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तब कुछ अलग समय था, लेकिन आज एक, जैसा कि डॉक्टर ठाकुर ने भी यहाँ कहा कि लगभग जो क्रांति है उसकी हम उम्मीद कर रहे हैं आए और ज़्यादा इस क्षेत्र का विस्तार हो। इसमें सरकारी जो प्रयास हैं वो आप कितना मान रहे हैं? देखिए, सरकार की अगर बात करते हैं तो जो नेशनल बी बोर्ड है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जी, उसके अधीन ये बोर्ड है। जी। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत जो हमारा कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग है, जी, उसमें एक बहुत ही बड़ी स्कीम, एक मिशन है हमारा, समेकित बागवानी मिशन। जी। वो जो राष्ट्रीय समेकित बागवानी मिशन, उस मिशन के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बड़ा एक कंपोनेंट है, जी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जो है पैसा खर्च किया जाता है। और इस स्कीम के तहत शुरू से जो मधुमक्खी पालन के लिए चीज़ें ज़रूरत है, जी, वो सब उन कंपोनेंट्स के लिए पैसा है। जैसे क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक की बात आती है डेवलपमेंट की, तो उसके लिए उसमें प्रोविजन है। जैसे कि डॉक्टर आर के ठाकुर साहब यहाँ पे हैं, तो रिसर्च जो है, जो ठाकुर साहब जिसके इंचार्ज हैं AICRP हनी बी के, वो इसमें बाखूबी से एक अच्छा काम मधुमक्खी पालन के रिसर्च को लेके जो कर रहे हैं। जी। तो उस कंपोनेंट में यूनिवर्सिटीज़ को और ICR के और सेंटर्स हैं, उनको उसके लिए मदद के लिए दिया जाता है, जी, जिससे गुणवत्ता के मधुमक्खी की जो स्टॉक है वो तैयार हो और मधुमक्खी पालकों तक पहुँचे।
बिल्कुल। फिर उसी स्टॉक को मल्टीप्लाई करने के लिए बी ब्रीडर, उसको और बड़ी तादाद में बढ़ाया जाए, अच्छी यानी चीज इसको और आगे को, तक फैलाया जा जो रिसर्च ने अच्छा काम किया उसको लेके मल्टीप्लाई करने के लिए किसानों तक जाए, मधुमक्खी पालकों तक जाए, जी। उसके लिए भी उसमें मदद दी जाती है। और फिर प्रशिक्षण इसमें बहुत जरूरी है। मधुमक्खी पालन का काम करने के लिए प्रशिक्षण का बहुत लेना जरूरी है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी उसमें पैसा है और मदद की जाती है। और तमाम पूरे प्रयास हम मान सकते हाँ हैं। पूरे देश में इस तरह का ये कार्यक्रम चलते हैं। जी। इसके अलावा जो बात आती है कि आपने ये सब चीजें हैं आपके पास बिल्कुल। और मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, तो पैसे की जरूरत है, क्योंकि गरीब लोग उनके पास पैसा लगाने को पूरा नहीं होता है। जी। तो इस स्कीम के तहत उनको 40% अनुदान भी मधुमक्खी पालन का काम शुरू करने के लिए मधुमक्खी की कॉलोनियों पे, उसके बीहाइव पे, डिब्बों पे, उसके इक्विपमेंट्स पे इस तरह का उनको 40% का अनुदान भी दिया जाता बिल्कुल, है। आर्थिक तो मदद एक हम इसको बहुत मान ही सकते हैं। इंटीग्रेटेड रूप में मधुमक्खी जी। पालन को बढ़ावा देने के लिए वो स्कीम है भारत सरकार की। और नेशनल बी बोर्ड उस स्कीम के लिए और इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। बिल्कुल, लगातार तो हम यही उसमें- योजनाएं यानी आगे यस, बढ़ यस। रही हैं। हमारा मुख्य जो काम उद्देश्य रहता है वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ाना, जो रिसर्च ने काम किया है जी। उस रिसर्च के काम को किसानों तक और मधुमक्खी पालकों तक बाखूबी से वो पहुंचे, जिससे हमारा जो भी प्रयास है एक भारत सरकार का, वो किसानों तक वहाँ सकारात्मक रूप में जाए और वो आगे बढ़े। बिल्कुल, लेकिन वो किसानों तक कितना पहुंचा, ये हम खुद जो यहाँ किसान हैं, सफल मधुमक्खी पालक हैं, उनसे जान लेते हैं। सैनी जी, आपके पास में आना चाहूँगा, अजय जी, क्योंकि अगर बात कही जा रही, जैसा कि यहाँ हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने बताया कितना फ़ायदा इससे हो सकता है और आपने शायद ये फ़ायदा लिया भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से, क्योंकि हमारे जो बाकी किसान हैं उनका रुझान होता है परंपरागत खेती की तरफ हो जाएंगे या कुछ दूसरे कामों में, लेकिन किस तरीके से आपका रुझान हुआ मधुमक्खी पालन की तरफ और सरकार की क्या कुछ मदद आपको मिल पाई शुरुआत में? मुकुल जी, ये बड़ा दिलचस्प है कि जब मैंने मधुमक्खी पालन शुरू किया, मैं 1990 में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होता था जी। तो मैं स्पोर्ट्समैन भी था। तो मुझे असली शहद की ज़रूरत होती थी खेलने के बाद खाने की, तो असली बाज़ार में मिलना मुश्किल था। तो मुझे लगा कहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मधुमक्खी पालन ही क्यों ना शुरू किया जाए। तो 2 कॉलोनी मैंने खरीदी थी अपना शहद खाने के लिए। जी। तो उसके बाद फिर मैं सेकेंड ईयर में जैसे आया तो एंटोमोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा मधुमक्खी पालन, कुछ लाभदायक कीट जो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं, उसमें अर्थवर्म भी था, सेरिकल्चर भी था, मधुमक्खी पालन भी था। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से उसको पढ़ा तो लगा कि क्यों ना इसको एक बड़े लेवल पे किया जाए। किसान परिवार से मैं था जी। तो मैंने उसके बाद फिर उसका ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अच्छा व्यवसाय है। तो बी कीपिंग शुरू किया, बढ़ाते रहे। उसके सोलन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी से मैंने ट्रेनिंग ली जी। और जो हमारा DRDA होता है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उसके माध्यम से लोग अपने साथ साथ किसानों को भी मैंने प्रशिक्षित करना शुरू किया 92 से ही। बिल्कुल। तो लगा कि बहुत अच्छा व्यवसाय है और हम लोग गाँव में रह करके, मैं समझता हूँ इससे अच्छा व्यवसाय किसान के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम 2 तरफा फायदा होता है किसान का। एक तरफ हम लोग शहद पैदा करते हैं, अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। दूसरे मधुमक्खियों जो परागण कराती है मधुमक्खियां, उससे जिन क्षेत्रों में मधुमक्खी रखी होती है उन किसानों को भी फायदा होता है, उनकी पैदावार बढ़ती है। यानी ये दोहरा फायदा जो है हमारे किसानों को हो सकता है। तो मुझे लगा कि किसान यदि इसको अपनाए, तो मैंने जो हमारे साथ पढ़ते थे उनको ट्रेनिंग दी और उनको अपने साथ लगाया। तो धीरे धीरे फिर हम लोगों ने जो इसके इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो भी बनाने शुरू किए। तो मैं समझता हूँ कि मधुमक्खी पालन से हम लोगों को इतना अच्छा एक आजीविका मिली कि अगर हम लोग कहीं बहुत अच्छा 50,000 या 1 लाख की नौकरी करते तो, लेकिन गांव में रह करके और लोगों को भी उसको प्रेरणा मिली और हमें देख करके और लोगों ने इसको अपनाया। आज स्थिति है कि जनपद सहारनपुर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालक हैं। बिल्कुल। और उससे हमारे जो बगीचे हैं उनकी पैदावार बढ़ी है, हमारी फसलों की पैदावार बढ़ी है। यानी कई तरह के जो फायदे हैं वो देखिए हमारे किसानों को हुए। खुद यहाँ अजय जो है वो हमें बता रहे हैं किस तरीके से शुरुआत हुई, रुझान उनका हुआ, प्रशिक्षण भी लिया गया। डॉक्टर ठाकुर, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे प्रशिक्षण की अगर बात कही जाती है, और ये डॉक्टर सारस्वत ने भी हमें बताया कि जो प्रशिक्षण है वो बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनमें शायद एक थोड़ा सा संकोच रहता है कि अगर प्रशिक्षण हम लेंगे तो वहाँ और ज़्यादा लागत जाएगी, और ज़्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, और शायद इस वजह से वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो किस तरीके से एक कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो मधुमक्खी पालन से जुड़ सकें और उनको प्रशिक्षण मिल सके?
नहीं, प्रशिक्षण के लिए तो हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना है, हमारे पास कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन जहाँ तक फंडिंग का पार्ट होता है तो उसके लिए तो नेशनल बी बोर्ड और जो MIDS की स्कीम है वो उनका पूरा खर्चा जो है वो आने जाने का, रहने का, और साथ में जो है उसके बाद उसको सब्सिडी दी जाती है। तो टेक्निकल पार्ट जो है, जो हमारे जैसे हमारे देश भर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 26 सेंटर्स हैं, तो हमारे पास वेल इक्विप्ड स्टाफ है, पूरा ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए। तो विभिन्न प्रांतों में वो हमारे जो अलग अलग केंद्र हैं वो प्रेजेंट हैं और हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे हैं। और हमारे जो नेशनल बी बोर्ड है, ये लोग भी जो है उनकी सहायता से एज ए उनको एक्सपर्ट मान के उनके द्वारा जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जितने भी इंटीग्रेटेड बीकीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स जो खुल रहे हैं, चाहे वो समस्तीपुर में है, चाहे दूसरी जगह है, अभी इन्होंने जो है एक केंद्र वहाँ पे देहरादून में खोला है, तो उसमें सारे हमारे एक्रिप के साइंटिस्ट हैं जो पंतनगर यूनिवर्सिटी में हैं, वो इन्वॉल्व हैं, या हमारे समस्तीपुर में जो पूसा में जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। वो केयर टेकर हैं उन सेंटर्स के, क्योंकि हमने उनमें एक्सपर्टीज भारतीय कृषि इस परियोजना के थ्रू हमें पूरा ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया। वो उसमें अनुसंधान भी करते हैं विभिन्न एस्पेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो बीमारियाँ हों, चाहे वो शत्रु हों, अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो ऐसे करके जो है वो ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। बिल्कुल, लगातार जानकारी देखिए अलग अलग माध्यम के जरिए दी जाती है, प्रशिक्षण के जरिए भी, और भी कई माध्यम जो हैं वो चुने जाते हैं जिससे हमारे जो किसान हैं उनको ज़्यादा जानकारी मिल सके। गुरुबख्श जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, प्रशिक्षण की बात कही जाती है और भी कई पहलू हैं मधुमक्खी पालन से लेकर, लेकिन बतौर अगर आपकी बात की जाए एक सफल शहद उत्पादक के रूप में, आज शायद आपके क्षेत्र में लोग आपको देखते होंगे, किस तरह का इस दौरान अनुभव रहा और आपको क्या लगता है प्रशिक्षण तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ क्या ज़रूरी है जो हमारे किसानों को करना चाहिए अगर वो क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं? तो देखिए, किसी भी काम के पीछे, सफलता के पीछे मन में एक शौक होना जी, ये बहुत मायने रखता है। तो किसी भी काम को आप लगन और शौक से करेंगे उसमें सफलता मिलनी अनिवार्य है जी। तो जो मेरे भाई बी कीपर्स इस काम में लगे हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये अगर हम इसमें सुधार करके जी अपने कार्य में थोड़ा सुधार करके चले तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी मार्केट मिल सकती है। देश के अंदर इसके बहुत संभावना है जी, क्योंकि अभी हमारे देश में शहद की कंजप्शन बहुत कम है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा संभावना है जी कि बहुत खपत हो सकती है। थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, यानी जागरूकता जो है उसकी भी ज़रूरत, और किस तरीके से जब खपत की बात आती है और संभावनाओं की अगर बात की जाए, ये तमाम संभावनाएं हैं जिन पर आगे भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए विचार विमर्श। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं मिठास और मुनाफा साथ साथ। जी हाँ, ये क्षेत्र है मधुमक्खी पालन का, जहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और मुनाफा भी काफ़ी है, जिसके ज़रिए हमारे किसान जो हैं अपनी आय को दोगुना भी कर सकते हैं। अभी तक हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की किस तरह की यहाँ इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो ज़रूर आती हैं, लेकिन उनके बावजूद भी लगातार जो किसान हैं उनका रुझान अब मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आगे लगातार बढ़ रहा है और इस क्षेत्र को वो उनके विस्तार करने की बात भी कर रहे हैं। उसके लिए तमाम सरकारी योजनाएं भी हैं, लेकिन किस तरीके से अगर हम बात करते हैं एक वैज्ञानिक तरीके की अगर बात करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो किस तरीके से किसानों को सलाह देते हैं कि वो मधुमक्खी पालन करें, किस तरीके के नए नए तरीके हैं, वो जानते हैं इस रिपोर्ट में।
एक गियर का बना होता है। इस प्रक्रिया में जितना भी सामान प्रयोग में लाया जाता है वो स्टेनलेस स्टील का हो या फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक का, क्योंकि इसमें ऐसा प्राकृतिक गुण है जो किसी भी गंध में जल्द ढल जाता है। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कौन कौन सी नए तरीके हैं, क्योंकि अभी तक हम देखते थे जो किसान हैं वो अलग अलग ढंग से मधुमक्खी पालन करते थे, लेकिन अब देखिए नई जो तकनीक आई जिससे नए तरीके भी ईजाद हुए। लेकिन यहाँ डॉक्टर ठाकुर आपके पास मैं आना चाहूँगा, आपसे हम समझना चाहेंगे नई तकनीक की हम बात करते हैं, लगातार नए शोध किए जा रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है शायद अब एक नई विधि जो है मधुमक्खी पालन की वो हमारे किसानों के पास है, जिससे वो बेहतर ढंग से या हम कह सकते हैं गुणवत्ता वाला जो शहद उत्पादन है वो भी करते हैं। लेकिन इस तकनीक की जो जानकारी है वो कहाँ से मिल सकती है और क्या ये आखिर तकनीक है? या मुकुल जी, जैसे आपने कहा कि नई तकनीक आई है, एक्चुअली हमारे पास हम भाग्यशाली हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो है वो 4 प्रकार की प्रजातियां जो है वो मधुमक्खी की उपलब्ध हैं, जैसे एपिस डॉर्सेटा है, एपिस सिराना है जी, एपिस मेलिफेरा है और एपिस फ्लोरिया है। सो ये जो प्रजातियां हैं इसमें जो है 2 ही डोमेस्टिकेटेड हैं हमारे पास, जैसे एपिस सिराना और इटालियन मधुमक्खी। तो जब इटालियन मधुमक्खी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ हमारे देश में जी 1962 से 70 तक जो है उसके ऊपर ट्रायल्स हुए और इस प्रजाति को बाहर से इसलिए लाया गया कि उसका जो है वो शहद का उत्पादन जो क्षमता है वो ज़्यादा है जी, और 40 किलो से लेकर 60 किलो तक जो है वो शहद का उत्पादन आप उसमें से ले सकते हैं, जो हमारी देसी मधुमक्खी में इतनी नहीं है। बिल्कुल। तो पहले तो जो सभी जितने भी हमारे किसान भाई थे या हमारे गांव में रहने वाले लोग थे वो शहद जो है वो हनी हंटिंग के द्वारा करते थे जी, या फिर तीरों से जो है वो निचोड़ के जो है वो शहद को वो निकाला करते थे। बिल्कुल। या हनी हंटिंग जो है हमारा जो जंगली स्पीसीज है एपिस डॉर्सेटा से जो है वो निकाला करते थे जी। तो इस आधुनिक मौन पालन में हमने जो है इनको डोमेस्टिकेट पालना शुरू किया और 2 प्रजातियों को जो है हमने इसमें मेन जो है हमने इसके ऊपर फोकस रखा, वो एपिस सिराना और एपिस मेलिफेरा जी। तो आजकल जो कमर्शियल जो मधुमक्खी पालन है वो एपिस मेलिफेरा से ही ज़्यादा जो है प्लेन्स एरिया में और हर जगह हो रहा है, क्योंकि उसका जो है शहद की उत्पादन देने की क्षमता ज़्यादा है। बिल्कुल। और जहाँ तक जैसे डॉक्टर शाश्वत ने बात की न्यूक्लियस स्टॉक डेवलपमेंट करने की या हमारी जो ब्रीडिंग जो स्ट्रेटजीज हैं कंट्री में, मैं मानता हूं कि इस तरह के नेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स तो हमारे देश में नहीं है, जिनका होना जो है वो बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अगर आप जो उन्नत देश हैं उनका देखिए तो उनका एक नेशनल डाटा बेस है हर मॉन बंस का जी, और वो एक पूरे का पूरा ब्रीडिंग वैल्यूज वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बेस के ऊपर जो है हनी बी कॉलोनीज को जो है कैसे रखना है, हर बी कीपर जो है वहाँ रिपोर्ट करता है और एक बहुत बड़ा जो है वो डाटा बैंक उसका होता है। और किसी भी जो हनी बीज के बॉक्सेस हैं कंट्री में कहीं भी है, उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रलाइज्ड बेस पे रखा जाता है। बिल्कुल, यानी कहीं से कोई भी उसको देख सकता है, जानकारी ले सकता है। हाँ, जानकारी दे सकता है और आपको वो प्लान्स करने के लिए जैसे किसी बीमारी का प्रकोप आ रहा है, बिल्कुल किस मॉनबंस में क्या सिचुएशन है, वो पूरे का पूरा डाटा जो है जो मधुमक्खी पालक खुद उन ब्रीडिंग सेंटर्स में भेजते रहते हैं। तो इस तरह के मॉड्यूल जो है जैसे जर्मनी जैसे कंट्री हैं उन सब में उपलब्ध हैं। बिल्कुल। तो उस बेस के ऊपर जो है वो साइंटिफिक इंटरवेंशंस की जाती हैं और इसको जो है सिर्फ जैसे हमारे देश में कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो जैसे फैक्ट्री की तरह इसको माना जाता है जी। मैं इसमें ये थोड़ा ये मधुमक्खी पालकों को या पॉलिसी मेकर्स या जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम सिर्फ इसको फैक्ट्री नहीं माने, क्योंकि जो मॉन बंस है वो एक लिविंग एंटिटी है जी। बिल्कुल। जिसमें 40,000 से 60,000 मधुमक्खियां उसकी रानी और वो ड्रोन्स वो इकट्ठे रहते हैं। बिल्कुल। उनका एक बिहेवियरल पैटर्न है। तो अगर आप वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनका रहने का स्थान, उसके मौन जो बॉक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, क्योंकि उनको जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करना है। उनका व्यवहार है कि मधुमक्खी के जो मौन बंस है उसका जो टेम्परेचर है वो 34.5 डिग्री रहता है, यानी हर एक छोटी बात का ख्याल रखना होगा। हाँ, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है जी। और उसको पूरे वैज्ञानिक तौर तरीके से उनको जो है वो पालना पड़ेगा, उनको रखना पड़ेगा और तभी आप इसमें जो है प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम ले सकते हैं। बिल्कुल, उत्पादन देखिए इसमें अधिक हम ले सकते हैं। सैनी जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, एक सफल मधुमक्खी पालक के रूप में आप यहाँ उभर कर आए हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आप या क्या वो पद्धति है जो आपने अपनाई, एक सफलतम जो किसान है जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उनमें अपना नाम आपने दर्ज कराया, किस तरीके से आप मधुमक्खी पालन करते हैं?
देखिए मुकुल जी, क्या है कि मधुमक्खी पालन में जो जनरली लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो ब्रूड चैम्बर से शहद निकालते हैं। मेरा अपना शुरू से ही ये रहा कि उच्च क्वालिटी का हनी पैदा होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ में हो चाहे एक्सपोर्ट के यूज़ में हो जी। तो हम लोगों ने, मैं हमेशा सुपर चैम्बर लगा करके बी कीपिंग करता हूँ और अपने मधुमक्खी पालकों को भी यही मैं सलाह भी देना चाहूँगा कि वो ब्रूड चैम्बर से शहद बिल्कुल ना निकालें। वो मधुमक्खी के परिवार के, अपने बच्चों की अपनी खपत के लिए होता है जी। हम लोग तरीके से अलग है जो आप हमें बता रहे हैं, सुपर चैम्बर है जी, पहली है उससे किस तरह जो बी हाइव हमारा होता है, 2 पार्ट उसमें होते हैं। एक ब्रीडिंग चैम्बर होता है, ऊपर सुपर चैम्बर होता है जिसको हनी चैम्बर भी कहते हैं। तो ब्रीडिंग चैम्बर में क्वीन बी जो होती है वो एग लेइंग करती है, उसके बच्चों का पालन पोषण होता है ठीक। तो उनका जो उसमें शहद होता है वो पोलन और हनी मिला करके उसका जो लार्वी है उसको फीड करते हैं। वो उनके अपने खाने के लिए होता है, डेली यूज के लिए होता है। और जो सरप्लस हनी होता है उसको मधुमक्खियां सुपर चैम्बर में स्टोर करती हैं। उसमें एंजाइम्स भी ज्यादा होते हैं और उसकी प्रोसेसिंग मधुमक्खियां ज्यादा अच्छे तरीके से करती हैं। तो हम लोगों को वो ह्यूमन उसमें यूज करने के लिए सुपर चैम्बर का यूज करना चाहिए। और जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी एक बड़ा फर्क होता है कि ब्रूड चैम्बर से जब शहद निकालते हैं तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, उसके भी फ्रेम हमारे बी कीपर्स कई बार घुमा देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। सुपर चैम्बर में अगर होगा, कोई एक्सक्लूडर लगा होगा तो उस समय वहां केवल शहद का पार्ट होता है और उसमें जो कुछ चीजें मिल जाती हैं ब्रीडिंग चैम्बर वाली वो उसमें नहीं मिलेंगी। यानी कि वो ज्यादा सुपर चैम्बर का जो हनी होता है वो ज्यादा हाइजीनिक होता है, सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है जी जी जी, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो इसके साथ साथ ये तो हनी हुआ, हनी के साथ साथ हमारे मधुमक्खी पालन में और उत्पाद हैं जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बी पोलन है, फ्लावर के मेल पार्ट से मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं, वो प्रोटीनियस बहुत ज्यादा होता है तो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। रॉयल जेली एक दुनिया का बेस्ट फूड माना गया है, वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। बी वेनम है, मधुमक्खी के डंक का जहर जो अर्थराइटिस जैसी असाध्य बीमारियों में काम आता है, वो हम लोग इकट्ठा करते हैं। ऐसी परपोलिस है, परपोलिस का बहुत अच्छा मेडिसिनल यूज है। तो इन चीजों के तरफ आकर के हम लोग मधुमक्खी पालक अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यानी हम मान सकते हैं सिर्फ शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, नहीं है। आगे हम टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है और नई नई रिसर्च हो रही है तो हमारे जो और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ हमें आना चाहिए हमारे मधुमक्खी पालकों को, ताकि उनकी इनकम जो है वो जस्ट डबल हो जाए। बिल्कुल, जो आय है यानी आमदनी जो है हमारे किसानों की वो ज़्यादा बढ़ सके। यहाँ डॉक्टर सारस्वत आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि जो सैनी जी है उन्होंने लगातार हमें बताया कि आय दोगुनी हो सके, लेकिन उसके बाद हमारे जो एक सफल किसान है वो शायद ये सोचते हैं कि अगर अभी हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं जो न सिर्फ मधुमक्खी पालन की, यहाँ लगातार इस क्षेत्र को बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार का जो पहलू है और खासतौर से जैसा उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जो घरेलू मांग है यानी सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि उसको बाहर भी हम भेज सकते हैं, तो जो एक्सपोर्ट के लिए एक मानक जाहिर तौर पर तय किए जाते हैं कि और ज़्यादा उसकी अच्छी गुणवत्ता होगी और ज़्यादा मुनाफा जो है हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकेगा, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? हमारे मधुमक्खी पालन के 4 मुख्य पिलर हैं। पहला सबसे शुरुआती पिलर है हमारा मधुमक्खी पालक किसान जी। दूसरा हमारा पिलर आता है इसमें, जिसको हम पिलर कहेंगे उस किसान से जुड़ा हुआ, वो आता है इसमें जो मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग इस बिजनेस में जो लगे हुए हैं जी। और तीसरा पिलर आता है हमारा रिसर्च, जो अनुसंधान है, जो डॉक्टर ठाकुर जो जिसका काम देख रहे हैं। और चौथा ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए आता है एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट, जो भारत सरकार या राज्य सरकार है जिस काम के लिए उनकी एक्सटेंशन मशीनरी है वो सब उसमें लगे हुए। शायद चौथे ही स्तंभ आज, चौथे जो चारों स्तंभ में हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद भी हैं। जी, इसी वजह से हम उस पर चर्चा, इन चारों स्तंभ में अगर एक भी स्तंभ हमारा थोड़ा कमजोर होता है तो वो चारों ही उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, इस समय स्थिति इतनी ठीक है मधुमक्खी पालन को लेके कि हमारे चारों स्तंभ अपनी अपनी जगह अपना काम बखूबी से करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं जी। और उसके परिणाम भी फील्ड में हमारे किसान भाइयों के सामने खेतों में दिखाई दे रहे हैं मधुमक्खी पालक को। बिल्कुल। अब ये चारों पिलर में जो प्रभावित होने वाली चीजें हैं वो 2 चीजें हैं। उसको प्रभावित हमारे मधुमक्खी पालन को क्या करता है, एक तो मौसम जी और एक है फसलें। जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल इसको लोग फैक्ट्री वाली, बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग ऐसे समझते हैं, मैं भी कहीं कहीं कभी कभी अपने देखता हूँ पत्राचार में और उसमें कि वो ये मानते हैं कि ये तो फैक्ट्री है, कितना भी कुछ करेंगे और फटाक से शहद निकल के आ जाएगा, यानी बस उत्पादन है, वो चल रहा है। लेकिन ऐसी चीज नहीं है जी। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसका इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी फसलों के साथ, फूलों के साथ है। बिल्कुल, इसका इतना जुड़ाव है कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि मधुमक्खी पालन फैक्ट्री के रूप में हो जाएगा, नहीं हो सकता जी।
क्योंकि फसलों के बिना मधुमक्खी पालन नहीं है और मधुमक्खी के बिना फसलें नहीं है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि एक वैज्ञानिक जो आइंस्टीन थे, उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि अगर इस धरती से मधुमक्खियां यानी मक्खियां अगर ये जो परागण करता है वो अगर डिसअपीयर हो जाएं, गायब हो जाएं, तो हमारा इसमें जीव जो है जीवन केवल 4 साल रह जाएगा। क्योंकि न परागण होगा, मधुमक्खियां नहीं होंगी यानी परागणकर्ता नहीं होंगे, तो न परागण होगा, न फसल में बीज और फल बनेंगे, वो नहीं बनेंगे तो आगे फसल नहीं आएगी, आगे फसल नहीं आएगी तो वेजिटेशन या फ्रूट और जो भी अपना फूड नहीं आएगा, और फूड नहीं आएगा तो कोई लाइफ यहाँ इस अर्थ पर नहीं रहेगी। तो मधुमक्खियों का और परागणकर्ताओं का इतना बड़ा एक महत्व है। तो इस वजह से ये जो 2 चीजें हैं जी, बल्कि 3 चीजें कहेंगे, एक मधुमक्खी अपने आप में एक जीवित है, बिल्कुल एक जीव है, और फसलें भी एक उसी तरह का है जी, और तीसरा आता है मौसम। ये तीनों चीजें एक साथ ठीक रहें और एक नॉर्मल कंडीशन में रहें तो हमारे जो चारों पिलर हैं उनका जो कामयाबी है वो इस पे पूरी तरह डिपेंड करता है और वो अच्छा होता है, यानी और मजबूती जो है बिल्कुल मजबूती आती है। और अभी इस साल हमारे मधुमक्खी पालन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई, फसलें और सब नेक्टर और ये सब बहुत अच्छा शुरुआत हुई, लेकिन अभी 15 दिन से 10-12-15 दिन से जो मौसम में खराबी आई है उससे हमें ऐसा लगता है कि इस साल हमारा सीजन जिसको हम सबसे अच्छा अब तक हम देख रहे थे उसमें बहुत सारी हमारी जो है ये कमी हो सकती है, यानी उतार चढ़ाव इसमें इस साल ज्यादा दिख रहा है अभी तक जी। बहुत अच्छी शुरुआत के साथ एकदम से ब्रेक सा लगा है अभी, और देखिए मौसम है, हो सकता है कि आगे कल से ही बहुत अच्छा सब कुछ होने लग जाए, और उम्मीद भी मेरा मतलब ये है कि ये 2 चीजें इसको 3 चीजें बहुत प्रभावित करती हैं जी, बिल्कुल। लेकिन अभी सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी हमारे देश में ये चारों चीजों पे एक्सपोर्ट की जैसे बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी अवेयरनेस एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। हर सेक्टर अपने आप में अपना जरूरत के मुताबिक क्या करना है वो समझ चुका है जी, बिल्कुल। और जब ये सब चीजें 4-5 सेक्टर्स पिलर ये समझ चुके हैं तो पक्का हमें उम्मीद है कि मधुमक्खी पालन हमारे देश में, हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये एक रिवॉल्यूशन लाएगा और उसको हम स्वीट रिवॉल्यूशन का नाम दिए, वो स्वीट रिवॉल्यूशन होगा, हमारी फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी और हमारे किसानों की आमदनी दुगना करने में भी एक इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और रहा है पहले से भी। डॉक्टर ठाकुर, आपसे हम समझना चाहेंगे, अच्छे स्तर की बात कही जाती है तो किस तरह के मानक जो हैं ज़रूरत पड़ती है उनकी कि हमारे जो किसान हैं उनको जानकारी उस बात की, अगर वो चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर दाम उनका मिल सके, जब वो उसको आगे बढ़ाते हैं प्रसंस्करण के स्तर पर जब पहुँचते हैं तो जब भी कोई फर्म या कोई एक्सपोर्ट की जब बात होती है तो उसके विभिन्न प्रकार के मानक हैं, उसमें क्या मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए शहद का, उसमें रिड्यूसिंग शुगर्स कितनी होनी चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कितनी होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली मॉइस्चर के ऊपर जो है उसका HMF कंटेंट कितना होना चाहिए, वो सब के सब मानक जो हैं वो उपलब्ध है। और उसके बेस के ऊपर ही जितने भी लोग हैं ये हनी को जो है प्रोक्योर करते हैं, परचेज करते हैं। लेकिन हमारे देश में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बात करते हैं कि हम क्वालिटी हनी प्रोड्यूस करें, हम सुपर से हनी प्रोड्यूस करें, बिल्कुल होना चाहिए, और वैज्ञानिक तौर तरीके उसी के वो ही हैं जी, कि जब तक जो हमारा मधु कक्ष है उसमें 70% तक जब सीलिंग हो जाती है हनी की, सीलिंग का मतलब जब वो पूरे का पूरा ढक जाता है, पूरा भर जाएगा, 70% चौखट जो है पूरी भर जाएगी जी। इसमें उसका मतलब है कि वो हनी जो है वो राइपन्ड है, वो पका हुआ शहद है जी। तो उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम रहता है, बिल्कुल लगभग 21% तक मैक्सिमम जो है वो रहता है। ये कुछ शहद हैं जैसे आप रबड़ हनी साउथ में निकालते हैं, उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 21-23% से ऊपर रहता है जी। तो ये मॉइस्चर जो है इसको कंट्रोल करने के लिए ही हम कहते हैं कि आप मधु कक्ष से जो है जब ये 70% राइपनिंग हो जाए जी, उस क्वालिटी को जैसे मनचंदा जी ने बताया कि वो मधुमक्खी पालक की लेवल से बिल्कुल वो हमें करना है। मधुमक्खी पालक को ये बहुत जरूरी है कि वो वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं जी। लेकिन ये सिर्फ ग्लूमी पिक्चर नहीं है, आज के सिचुएशन में मैं मधुमक्खी पालकों को भी ये सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार का वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वो मधुमक्खी पालन जो है वो मधुमक्खी पालन नहीं है, क्योंकि हम जो है शहद को एक अमृत मानते हैं, इसको अमृत मान के चलिए और उसको अमृत प्रोड्यूस करने की कोशिश करिए, उसको शरबत ना बनाएं, चाहे वो मधुमक्खी पालक हैं चाहे वो ट्रेडर्स हैं, और उसके जो है वो मानकों को मद्देनजर रखते हुए क्वालिटी हनी के ऊपर विचार करें, तभी आपको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस मिलेगा जी। अगर आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
क्योंकि आप अगर आप इंटरनेशनली देखें जो सबसे फेमस हनी है न्यूजीलैंड का मनुका हनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके, यूरोपियन किसी भी कंट्री में जाके देखें, मनुका हनी का जो वैल्यू है जी, वो लगभग 5,000 से 10,000 रुपए किलो बिकता है अब। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने उसका सेल्स जितनी देखा, अच्छी गुणवत्ता उतना बेहतर दाम मिल सकेगा। उतना दाम मिलेगा। तो आपको अपने प्रोड्यूस को, आप पूरे हनी को सिर्फ एक ब्रांड मत बनाइए, बिल्कुल आपको जो है वो क्वालिटी हनी उसको सेपरेट करना पड़ेगा। आपको मोनोफ्लोरल हनी तैयार करना पड़ेगा, आपको जो वर्ल्ड मार्केट को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में हम प्लैक्टेंथस हनी निकाल सकते हैं तो उसको ग्रेड करके बेचिए। अगर हम लाहौल स्पीति में जो है जंगली अजवाइन से शहद निकाल सकते हैं और उसको टेस्ट करके देखिए, उसका अरोमा देखिए। मैं तो जितने भी पैकर्स हैं उनको भी ये कहूँगा कि उनको जो है किसानों को उस तरह के हनी का सेपरेट वैल्यू देना चाहिए। अगर आप रियली मधुमक्खी पालन को और हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं उनके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, यानी हमें और कुछ कदम उठाने की यहाँ ज़रूरत है। उन कदमों के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से मिठास से मुनाफे का जो सफ़र है वो हमारे किसान भाई तय कर सकते हैं। कई सावधानियाँ उनको रखनी होगी, कई बातों का ख्याल रखना होगा, लेकिन ज़रूरी यही कि जो सफ़र है, यानी जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो हमारा विषय है मिठास से मुनाफा, जो साथ साथ हम बात कर रहे हैं, कैसे वो सफ़र पूरा होगा ये जानेंगे अगले भाग में। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 12 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। लगातार आज हम यहाँ बात कर रहे हैं मिठास और मुनाफा साथ साथ, और अभी तक आपने देखा भी किस तरीके से मिठास से मुनाफे का सफ़र हमारे जो किसान हैं वो तय कर सकते हैं। आपने वैज्ञानिक विधि, हम कह सकते हैं तकनीक जो है वो अभी देखी क्या है, जिससे हमारे किसान एक सफलतापूर्वक न सिर्फ मधुमक्खी पालन कर सकते हैं बल्कि शहद उत्पादन भी कर सकते हैं। यहाँ कई और पहलू हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है, और ख़ासतौर से जो हमारे किसान हैं संभावना उनके लिए कितनी है और क्या कुछ विकल्प और ज़्यादा निकल कर आते हैं मधुमक्खी पालन में, ये हम यहाँ जानने की अब कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर ठाकुर आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं संभावनाओं की, हमारे किसानों को लगता है शायद शहद उत्पादन हो गया वो उनके लिए काफ़ी है, और अगर वो काफ़ी नहीं होता तो उन्हें लगता है कि शायद इसमें नुकसान उन्हें हो सकता है। लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए और जिस तरीके से हमारी सरकार जो है एक गंभीर सोच के साथ चल रही है मधुमक्खी पालकों के लिए भी, और आपने जैसा कहा कि सोच यही कि क्रांति लाई जा सके इस क्षेत्र में भी, क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आती हैं? मुकुल जी, जैसा आपने फरमाया ये बिल्कुल क्लियर है कि संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन अभी तक हमने जितनी सीढ़ियां इसमें मधुमक्खी पालन में चढ़ी हैं वो पर्याप्त नहीं है जी। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं, विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जो पोटेंशियल है देश में जी। अगर आप सी शोर समुद्र तल से बात करें, आप वहाँ पे रबड़ हनी निकाल सकते हैं। आप राजस्थान में आए, आप कोरिएंडर हनी निकाल सकते हैं, मस्टर्ड हनी निकाल सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर में जाइए, आप प्लैक्टेंथस हनी निकाल सकते हैं। आप उत्तराखंड में जाइए, आप बटर कप से हनी निकाल सकते हैं जी। तो ये सब के सब बड़े विशेष तरह के शहद हैं जिनको आप मार्केटिंग उसमें डाल सकते हैं, और प्रत्येक प्रांत में एक स्पेसिफिक निश है जहां से आप हनी का उत्पादन, क्वालिटी हनी की मैं बात कर रहा हूँ, गुणवत्ता यूज कर सकते हैं जी। आज की डेट में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक हनी प्रोडक्शन को एक अभिन्न अंग माने, बिल्कुल, कि हम जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें वहाँ पे ऐसी फसलें हों जिससे जो है हमारे मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा मिले। बिल्कुल, हमारी डेवलपमेंटल प्लान चली हैं देश में, हम स्मार्ट सिटीज की तरफ अग्रसर हैं, हम रोड्स की एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जितने हमारे ओरिजिनल प्लांट्स हैं
आप यही कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाइए, हजारों जो इसके सफेदे के ट्रीज थे उन सबको काट दिया गया। बिल्कुल, हमारे पास हमने कोई अल्टरनेट प्लान उसके बारे में नहीं सोचा। हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है, डेवलपमेंट होना है, लेकिन क्या हमने ये प्लान किया है कि हम इस एपीकल्चर इंडस्ट्री को या परागण सहायक जो कीट करता है, जो सहायक कीट है उनको बचाने के लिए हम क्या सोच रख रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं तो स्मार्ट सिटीज में क्या हमने पॉलिनेशन और पॉलिनेटर कंजर्वेशन के लिए कोई एरिया स्पेसिफिक रखा है? बिल्कुल, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम जीवों के लिए, या तमाम जीवों के लिए क्या हम वो प्लेस रख रहे हैं? जी। इन सब चीज़ों का होना जो है एक पॉलिसी में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो कहूँगा कि जो हमारी मंत्रालय है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या हमारे CPWD हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं या म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, या हम सिटीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम वहाँ पे रूफ टॉप बी कीपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब ये भी एक कंपोनेंट रहेगा। उसके साथ क्या जुड़ा है, क्योंकि मधुमक्खी का वास्ता जो है वो फूलों से है। अगर हम शहर में रूफ टॉप बी कीपिंग या अर्बन एपीकल्चर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जरूरत होगी कि हम वहाँ पे अच्छी अच्छी वनस्पतियां लगाएंगे, जिनसे अच्छे बाग बगीचे जो हैं वो निकलेंगे, उभरेंगे। यानी उस जरूरत को समझना होगा, या उस जरूरत को समझना होगा, और तभी हम लॉन्ग रन में जो है वो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। और जैसे अगर हम इसमें मिशन मोड में काम करता है, पूरा देश काम करता है, या हमारी पॉलिसीज मिशन मोड में आएंगी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास उस तरह की मेलिफेरस रिसोर्सेज होने चाहिए, ऐसे पेड़ पौधे होने चाहिए जो मधुरस और पोलन जो है वो उनको प्रोवाइड कर सके। अदरवाइज मधुमक्खी पालन जो है वो सस्टेन नहीं करेगा जी। क्योंकि अगर हम स्कोप की बात करें, आज की डेट में हमारे पास लगभग 15 लाख से 18 लाख जो है वो मधुमक्खी के कॉलोनीज हैं या बक्से हैं जो डोमेस्टिकेटेड में भी हम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास स्कोप है 200 से 400 करोड़ जी। इतने हनी की बॉक्सेस हम जो है पूरे देश में जो है वो उनको तैयार कर सकते हैं। उसमें उनका फसलों में उपयोग कर सकते हैं, उससे शहद उत्पादन कर सकते हैं, उससे रॉयल जेली के कैप्सूल्स बना सकते हैं, उससे पोलन सप्लीमेंट एज ह्यूमन फूड बना सकते हैं। तो संभावनाओं की कमी नहीं है। जैसा आपने कहा, कई सीढ़ियां चढ़ना अभी बाकी है, बहुत सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। तभी हम अगर मिशन मोड में काम करते हैं तब हम कहीं दूसरे देशों के कंपैरिजन में काम कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हमारा अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया का शेयर 3.7% है, बिल्कुल, जबकि चाइना का शेयर 11.8% है, अर्जेंटीना का 18.7% है जी। जब हम कंजप्शन की बात करते हैं, देश हम लोग कितना शहद खाते हैं जी, हमारा जो पर कैपिटा जो पर पर्सन पर ईयर जो कंजप्शन है वो 3 से 5 ग्राम है। जबकि आप जर्मनी की बात करते हैं, वहां पे 1800 ग्राम है। यूएस में जो है वो 2 किलो के लगभग है। स्विट्जरलैंड में 2 किलो के लगभग। उत्पादन में तो थोड़ा देख ही रहे हैं किस तरीके से कम है, लेकिन खपत भी कम है, यानी खपत भी कम है जी। अगर हमारा अपना इंटरनल मार्केट, इंटरनल कंजम्पशन कम होगा तो कोई भी इंडस्ट्री कैसे सस्टेन करेगी? आप टोटली जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यानी उत्पादन ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं जो मांग है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, उसके बाद देखिए खपत जो है वो भी यहाँ बढ़ सकती है। गुरबख्श जी, आपके पास भी मैं आना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर ठाकुर जी ने हमें बताया कि संभावनाएं काफ़ी, लेकिन चुनौतियाँ यहाँ हमें कुछ नज़र आती हैं, कई और सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़ना बाकी है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, काफ़ी सारे लोगों को आपने अभी तक अपने साथ जोड़ा, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है किस तरह का जो स्तर है वो अब हमें यहाँ नज़र आने वाला है? मुकुल जी, मैं अपनी बात 3 तरीके से कहना चाहूँगा जी। आज के हमारे इस प्रोग्राम का नाम है मिठास भी मुनाफा भी जी। ये सिर्फ मधुमक्खी पालक पे लागू नहीं होता, ये सभी पे लागू होगा। वो कैसे? सबसे पहले मैं आज दूरदर्शन के माध्यम से अपने बी कीपर भाइयों को निम्रता और दृढ़ विश्वास के साथ ये संदेश देना चाहता हूँ जी, अपने कार्य को इम्प्रूवमेंट करिएगा। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ठाकुर जिक्र कर रहे थे कि हनी तब निकालनी चाहिए जब 70 to 80% फ्रेम सील्ड हो जाए, यानी सारी सावधानी जो है उसमें हमें रखनी होगी। क्वालिटी जी, मॉइस्चर को कंट्रोल करना, क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं जी। जल्दबाजी में नुकसान है। आज अगर हमारा बी कीपर एस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो सिर्फ जल्दी की वजह से। मैं बी कीपर भाइयों को ये जो संदेश देना चाहता हूँ, दृढ़ विश्वास के साथ मैंने कहा है, आप करके देखिएगा, आपका मुनाफा बढ़ेगा, कम नहीं होगा
बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ देखिए हमारे जो किसान इसमें आगे बढ़ेंगे तो मुनाफा आपको और ज़्यादा हो सकता है, और ये बेहद ज़रूरी कि हमारे किसान भी इस बात को समझें। साथ ही साथ यहाँ पर सैनी जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, एक अलग स्तर पर अगर हम बात करते हैं, जैसा कि गुरबख्श जी ने हमें बताया कि कोशिश हमें करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़ सकें। आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस स्तर पर आप अपने आप को और जो बाकी हमारे जो किसान हैं जो मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको देखना चाहते हैं। मुकुल जी, मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अनुकूल माहौल है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मधुमक्खी पालन किया जाए। जब से नेशनल बी बोर्ड में हमारे BL सारस्वत जी आए हैं तब से गांव-गांव तक मधुमक्खी पालन पहुंचा है। हमारी एक सोसाइटी है नेशनल बी बोर्ड के साथ जुड़ी हुई, उसने अब तक 18,000 से ज़्यादा लोगों को पूरे भारतवर्ष में किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दे करके मधुमक्खी पालन में लगाया है। जी। जब से डॉक्टर R.K. ठाकुर साहब PC एक्रिप हुए तब से पूरे शायद इतना वर्क नहीं हुआ होगा जितना रिसर्च और इनके टाइम में हुई है। बिल्कुल। तो पूरा का पूरा माहौल इतना अनुकूल होते यानी वो हुए चेतना अब आ चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ जरूरतें हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, ठाकुर साहब से और अपने प्रधानमंत्री जी से भी कि हर चीज का हमारे भारतवर्ष में अनुसंधान केंद्र है नेशनल लेवल का, गोट का है, फिशरी का है, हर चीज का है। लेकिन मधुमक्खी पालन का इतना बड़ा काम होते हुए, इतने लाख लोगों का जुड़ाव होते हुए, इतना इंपॉर्टेंट वर्क होते हुए, पॉलिनेशन सर्विसेज के लिए भी और जो हमारे मधुमक्खी पालक जुड़े हैं उनकी आजीविका के लिए भी, लेकिन नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर भारतवर्ष में ना होना ये एक दुर्भाग्य की बात। बिल्कुल, यानी अनुसंधान केंद्र जो है देखिए नेशनल लेवल का वो भारतवर्ष में होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा और BL सारस्वत जी से भी, डॉक्टर ठाकुर साहब से भी कि एक नेशनल लेवल का इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरे, एक मधुमक्खी पालन निर्भर करता है रानी मधुमक्खी की गुणवत्ता के ऊपर। पूरा उसका जो आधार है वो हमारी रानी मधुमक्खी के ऊपर निर्भर करता है, उसकी एगिंग कैपेसिटी कैसी है। तो इसके लिए जो फॉरेन में हम लोगों ने देखा कि वहाँ मेटेड क्वींस मिलती हैं फार्मर्स को, क्योंकि साइंटिस्ट लोग उसको अच्छी तरीके से तैयार करा सकते हैं, उसकी एगिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं अलग अलग माध्यमों के द्वारा। किसान मधुमक्खी पालक नहीं कर सकता। तो जितने भी हमारे IBDCs बन रहे हैं उसमें मेरा एक वो सुझाव है कि ये उसमें एक जरूरी कर दिया जाए कि वहाँ मेटेड क्वींस का जो है जरूर सेंटर वहाँ खुले और वो फार्मर्स को मेटेड क्वींस वहाँ से मिले, उपलब्धता उनकी उपलब्धता हो सकती है। और ये बहुत अच्छा एक कदम रहेगा मधुमक्खी पालकों के लिए और मधुमक्खी पालन के लिए। बिल्कुल, दोनों ही के लिए एक अच्छा कदम। यहाँ डॉक्टर सारस्वत आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, तमाम बातें हमने यहाँ की, पॉलिसीज़ की बात आती है, अनुसंधान केंद्र की बात है, तमाम ये चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करके ही शायद हम जो क्रांति की उम्मीद है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और इस क्षेत्र को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन इन चुनौतियों से कैसे आने वाले समय में जो हमारी सरकार है वो इनसे पार पा सकेगी? देखिए, ऐसा है जैसे अभी इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई, रिसर्च के बारे में भी सैनी जी ने भी बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक विजन जो रखा गया है भारत सरकार ने, जिसे नेशनल बी बोर्ड के द्वारा और अपनी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा, रिसर्च के द्वारा जो हनी बी AICRP जो हनी बी एंड पॉलिनेटर्स पे हैं, जिसके 26 सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उन सबके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को सबको ध्यान में रखते हुए और कैसे इसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए एक भारत सरकार ने, नेशनल बी बोर्ड ने एक स्कीम, काफ़ी पहले वो स्कीम बनाई थी, 2008 में हमने वो तैयार की थी, लेकिन किसी कारणवश वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन पिछले वर्ष से वो स्कीम जो समेकित मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो बनाया हुआ था, एक IBDC इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर का जो प्रोजेक्ट था, स्कीम थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने स्पीच में बोला था कि कम से कम एक राज्य में एक जिला, एक मॉडल जो इस तरह का सेंटर केंद्र बनाया जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए सपोर्ट जैसे ही भारत सरकार का पूरी तरह ये रहा, तो उस क्षेत्र में नेशनल बी बोर्ड ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने काफ़ी कदम आगे बढ़ाए हैं और अभी तक करीब 3 सेंटर्स पिछले साल उसमें काम शुरू किया जा चुका है और 7-8 सेंटर का बिल्कुल 1-2-4 दिन में उसका भारत सरकार से एक अनुमोदन हो जाएगा और इस तरह से और भी काफ़ी पूरे देश में कम से कम एक सेंटर हर राज्य में खोलने का हमारा एक तो ये भारत सरकार का प्लान है। बिल्कुल, इसके जिस साथ पर काम कर रहे हैं। जैसा सैनी जी ने कहा कि और इनकी तरह और भी किसान हैं, वो भी शायद ये सोचते होंगे कि किसी एक अनुसंधान केंद्र जो है वो खासतौर से अगर मधुमक्खी पालन के लिए बने, उसके शोध के लिए, जिससे और ज़्यादा फायदा हो सके क्षेत्र में। देखिए, इस विषय पे भी काफ़ी चर्चा हुई है और उसमें ये पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो हमारा
ICR सिस्टम है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये पूरा उसके तहत का मामला है। तो उस पर ICR भी इसमें शायद प्रयास में है, और हम लोगों ने भी कई बार जो मीटिंग बैठक हुई है उनमें ये इशू ठाकुर साहब ने भी उठाया है, हमारे मधुमक्खी पालकों ने भी उठाया, और हम लोग सब उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि नया केंद्र बनने में थोड़ा समय लगता है, उस पर मुझे लग रहा है सभी लोग पूरी तरह से एक सहमत हैं कि उसको बनाया जाए, और अपनी बात इस तरह से भारत सरकार भी उसको अपने तरीके से रख रही है। क्योंकि बिल्कुल सही है, जब हमारा इतना ध्यान है इस चीज़ पे, तो उसके लिए राष्ट्र लेवल का, नेशनल लेवल का एक अनुसंधान केंद्र होना चाहिए जी। और इतना ही नहीं, हमने तो पीछे कई वर्षों से, जब से ये बोर्ड काम कर रहा है, तब से एक स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्पेशली एक प्लान भी पूरा बड़ा बनाया था जी। काफ़ी हद तक हम उसमें आगे भी बढ़ गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों बस ये हम उसको दुर्भाग्य कहेंगे कि वो प्रोजेक्ट एक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन आने वाले समय में हमें नजर आ सकता है वो। नहीं तो जैसे हमारे बख्शी साहब ने जो बात कही है क्वालिटी को लेके, वो हमारा बहुत ही एक प्राइम एजेंडा नेशनल बी बोर्ड का रहा जी। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, वो नेशनल बी बोर्ड के अकेले कंट्रोल की बात नहीं है जी। तो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ समय में ही वो उसमें कामयाबी मिलेगी, और हमारी जो गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स, जो मानक की बात कही गई है शहद को लेके, उसमें काफ़ी अच्छा सुधार कुछ दिन बाद दिखाई देगा मानकों में, जो मानक अभी तक हमारे देश में उस तरह के, उस लेवल के नहीं है। तो उस पर भी भारत सरकार का काम चल रहा है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि नया बदलाव जो है वो हमें नज़र आएगा मधुमक्खी पालन क्षेत्र में, और ख़ासतौर से यही हम भी चाहते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि हमारे तमाम किसान भाई, क्योंकि हमने यहाँ बात की मिठास और मुनाफा साथ साथ, और उसके लिए हमारे तमाम जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी राय भी दी, नज़रिए में रखा, सुझाव भी आप सभी ने दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं वो और बेहतर ढंग से जान सके होंगे कि किस तरीके से मिठास और मुनाफा साथ साथ आ सकती है, लेकिन एक सफ़र है वो आपको तय करना होगा। चुनौतियां उसमें काफ़ी सारी हैं, लेकिन उन चुनौतियों से आगे निकलने के लिए, यानी ये चुनौतियां, समस्याएं जो हैं ये आपको ना हो, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अलग से ना सिर्फ एक जो केंद्र है वो शायद हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं उनके लिए मिल सकता है, जानकारी उनको बेहतर मिलेगी, और सिर्फ मधुमक्खी पालन की जानकारी ये सीमित नहीं होगी, बल्कि आगे चलकर आपको क्या करना है, यानी प्रसंस्करण कैसे आप कर सकते हैं, उसका अगर आपको निर्यात करना है उसके लिए क्या कुछ करना होगा, तमाम वो विकल्प जो कहीं ना कहीं मधुमक्खी पालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनकी सारी जानकारी हमारे किसानों को मिलेगी, और 2022 तक ज़रूर जो हमारे किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो सकेगी मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के जरिए भी। तो फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।